प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम पाठ 5 चुनौती के सारांश एवं भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें आत्मज्ञान होता है, अर्थात जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके पास बहुत सी ऐसी ताकत है, बहुत सी ऐसी क्षमताएं हैं जिनसे वह स्वयं को सफल सिद्ध कर सकते हैं, तो वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते, उनके दास नहीं रहते। आइए पहले 2 अंश खोल सीना बांधकर मुट्ठी कड़ी से लेकर के कांपती उंगलियों की अंजलि संजोकर इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि सप्रसंग भावार्थ लिखिए, तो पूरी कविता के लिए संदर्भ एक ही होता है और वह इस प्रकार से लिखा जाता है कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक संकल्प के अध्याय 5 चुनौती से प्रश्न पत्र में दिया गया है। इस कविता के रचनाकार श्री भारत भूषण अग्रवाल हैं। यह संदर्भ होता है। इसका दूसरा पॉइंट होता है प्रसंग। जो अंश हमें दिया गया है उसके मुख्य भाव को एक पंक्ति में प्रसंग के रूप में लिखा जाता है। काव्यांश 1 खोल सीना बांधकर मुट्ठी कड़ी, खोल सीना बांधकर मुट्ठी कड़ी से लेकर के कांपती उंगलियों की अंजलि संजोकर, इसके लिए प्रसंग क्या बनेगा? इस अंश में कल तक जो कवि याचक के रूप में था, आज वह खड़ा होकर के नियति को ललकार रहा है। इस अंश में जो कल तक कवि याचक बना हुआ था, आज वह आत्मज्ञान होने के कारण नियति को ललकार रहा है। आइए अब इस अंश का भावार्थ देख लेते हैं। इस अंश में अपने आत्मज्ञान से प्रेरित और परिश्रम के बल पर सब कुछ पाने की इच्छा करने वाले कवि अब दास का जीवन, गुलाम का जीवन, याचनापूर्ण जीवन को त्याग रहे हैं और इसीलिए नियति को ललकार रहे हैं। वे नियति को चुनौती देते हुए कहते हैं कि हाँ, वे वही आलसी और कर्महीन हैं जो कल तक नयनों में अश्रु लेकर अपने कांपते होठों से और हाथों की अंजलि में विनती लेकर के, प्रार्थना लेकर के, निवेदन लेकर खड़े रहते थे, लेकिन अब उन्हें परिश्रम का महत्व ज्ञात हो गया है और उस मेहनत से, उसके कारण वे जीवन के सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। वे चुनौती को ललकारते हैं कि अब मेरे सामने कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, मैं हारने वाला नहीं हूँ। यह था 1 नंबर और 2 नंबर का भावार्थ। आइए अब हम तीसरे अंश की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो काव्यांश है वह प्रारंभ होता है हाँ वही मैं जो कि कल तक कह रहा था। यहाँ से लेकर के ये खत्म होगा विनत सिर स्वर मंद कंपित ओष्ठ। यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ आकर के, जो इंग्लिश में कहते हैं ना थर्ड स्टैंजा, हम कहेंगे तृतीय काव्यांश समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? आइए संदर्भ वही रहेगा। इस अंश के लिए प्रसंग क्या बनेगा? इसके लिए प्रसंग बनेगा इन पंक्तियों में कवि की याचनापूर्ण मुद्रा का बोध हो रहा है, या इस अंश में कवि ने अपनी याचनापूर्ण मुद्रा, दास गुलाम की मुद्रा को स्पष्ट किया है। अब इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। इस काव्यांश में कवि नियति को अपने दास जीवन यानी गुलामी वाले जीवन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि वे उन दिनों वाले आलसी कर्महीन हैं जो कल तक तुम्हें
सब कुछ अपना मानते थे। कवि क्या मानते थे कल तक कि मुझे जीवन में जितने भी लाभ मिलने हैं, सफलताएं मिलनी हैं, जितनी सुख सुविधाएं मिलनी हैं, वे सभी सुख सुविधाएं मुझे भाग्य से ही मिलेंगी। लेकिन पहचानने के बाद वे परिवर्तित हो जाते हैं। इसी बात को कवि कहते हैं कि हे नियति, कल तक मेरा जीवन तुम्हारी कृपा पर निर्भर एक भिक्षुक के समान था। जिस प्रकार एक भिक्षुक, एक भिखारी लोगों की दया पर रहता है, ठीक वैसे ही मुझे भी तुम्हारे द्वारा दिया गया हर विष, अमृत, जीवन या मृत्यु, सब कुछ, सफलता असफलता, सब कुछ स्वीकार था। कल तक मेरा सिर झुका हुआ था, मेरी वाणी धीमी थी और मेरे होठ कांप रहे थे। यह था तीसरा अंश, जिसमें कवि ने अपने उस जीवन के बारे में बताया जो आत्मज्ञान से पहले का था। आइए अब हम काव्यांश नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। काव्यांश नंबर 4 प्रारंभ हो रहा है, हाँ वही में आज खोले वक्ष से लेकर के दृढ़ बाहुदंडों को उठाए तक। संदर्भ इसके लिए वही रहेगा। प्रसंग इस प्रकार से बनेगा। इस अंश में कवि ने नियति को चुनौती देते हुए स्वयं को शक्तिवान, ताकतवर बताया है। अब आइए हम इसके भावार्थ के बारे में जान लेते हैं। इस अंश में कवि आत्मज्ञान से प्रेरित हो चुका है और वह परिश्रम के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण नियति को, भाग्य को चुनौती देते हुए कह रहे हैं, अब उनका सीना मुश्किलों का सामना करने को तैयार है। आज उनके नेत्रों में अंगारे हैं क्योंकि वे अपने श्रम से लक्ष्य पाने को तत्पर हैं। आज उनकी निगाहें अपनी मंजिल पर टिकी हुई है क्योंकि वे बंधन से मुक्त हो चुके हैं। उनके मन पे नियति के भरोसे रहने का जो बंधन था उससे वे मुक्त हो चुके हैं। इसलिए आज उनका सीना चौड़ा है, मस्तिष्क उठा हुआ है, उन्नत है, क्योंकि मेहनत का महत्व वे जान चुके हैं। अब उनके होठ कांपते नहीं हैं, उनके स्वर कांपते नहीं हैं, बल्कि कैसे हो रहे हैं, गगन भेदी घोष से परिपूरित हो रहे हैं। अर्थात अब उनका जो स्वर जो कांपा करता था वह गगन को भी भेदने वाला हो गया। उनकी वाणी तीव्र हो गई है और वे कहते हैं कि हे नियति, आज मेरी मजबूत भुजाएं हर प्रकार के कष्ट का सामना करने, हर प्रकार का श्रम करने को तैयार हैं। इस प्रकार कवि नियति को चुनौती देते हैं। आइए अब हम इस अध्याय के चौथे अंश की ओर, अंतिम काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रारंभ हो रहा है क्योंकि मैंने आज पाया है स्वयं का ज्ञान से, और समाप्त हो रहा है तुझको यहाँ ललकारता हूँ। संदर्भ वही रहेगा। इस अंश के लिए प्रसंग इस प्रकार है। इस अंश में कवि ने नियति को मन में उत्पन्न भाव, मिथ्या वंचना यानी धोखा कहकर लोगों को परिश्रम की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। इसका भावार्थ हम ले लेते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। कवि नियति से कह रहे हैं कि हे नियति, तुम तो हमारे मन में जन्म लेने वाली केवल झूठी आशा हो, तुम केवल धोखा और भ्रम हो, जिसके बल पर कभी भी लक्ष्य या सफलताएं नहीं मिल सकती। कवि समझ गए हैं कि वे मुक्त हैं, बंधनहीन हैं, और क्योंकि उन्हें आत्मशक्ति, पुरुषार्थ का आत्मज्ञान हो चुका है, इस सत्य के प्रकाश ने कवि को मेहनत का वह रास्ता दिखाया है जिसके बल पर अब वो केवल बादलों के उमड़ने घुमड़ने पर अपने मटके नहीं फोड़ेंगे, बल्कि नए मटके बनाएंगे और उनको भी जल से भरेंगे। अर्थात परिश्रम करेंगे और सदैव आगे बढ़ेंगे। कवि पहचान चुके हैं कि भाग्य की पूजा करना पराजय को स्वीकार करना है, लेकिन श्रम की पूजा करना
सफलता को प्राप्त करना है, लक्ष्य और मंजिल को प्राप्त करना है। इसलिए आज वे अपनी मुट्ठियां कसकर नियति को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नियति, अब मैं सब कुछ मेहनत से प्राप्त करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए इसको बनाया गया है। इसमें शुरुआत में कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इसका भावार्थ आपके लिए सही रहेगा। धन्यवाद।